अफजल, अफजल, अफजल। दक्खन जिसे हर ताकत अपना बनाना चाहती थी, इसी के लिए मुगल बादशाह शाहजहां, निजाम शाही और आदिल शाही जैसी सल्तनतें आपस में टकरा रही थीं और अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहती थीं। लेकिन जादव और मराठा, इन दोनों घरानों के बिना यह मुमकिन नहीं था, और इन दोनों घरानों को जोड़े रखने वाली सबसे बड़ी शख्सियत जीजाबाई थीं। ये लखोजी राव जाधव हैं जो जीजाबाई के पिताजी हैं, और ये शाहजी राजे भोसले हैं जो कि जीजाबाई के पति और शिवाजी शाहजी भोसले के पिता हैं। लखोजी राव के पास शाहजहां का खत आता है। शाहजहां उन्हें अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए सोने के सिक्के भेजता है, लेकिन लखोजी राव कहते हैं, पैसों से हिम्मतदार खरीदे जा सकते हैं, वफादार नहीं। यह बात निजाम शाही को बहुत पसंद आती है। जादव और मराठा दोनों ही निजाम शाही के अंतर्गत काम करते थे, लेकिन जब लखोजी राव निजाम के दरबार में अपनी वफादारी दिखाने जाते हैं तो उन्हें धोखे से मार दिया जाता है। मरने से पहले लखोजी राव कहते हैं, पीठ पर वार करने की तुम्हारी ये फितरत, जिस दिन मराठे पहचान लेंगे तुम्हारे अंत की शुरुआत उसी दिन से हो जाएगी। इस पर निजाम कहता है, जब तुम हमारे दुश्मन थे तब हमें तुम्हारी ताकत से डर था, और तुम अब हमारे दोस्त हो तो हमें डर है कि कहीं तुम फिर दुश्मन से जाकर न मिल जाओ। चारों तरफ मातम था, लोग रो रहे थे। जीजाबाई बहुत दुखी थीं। शाहजी राजे कहते हैं कि वे इसका जवाब लेंगे, लेकिन जीजाबाई उन्हें रोक देती हैं और कहती हैं कि यह सही समय नहीं है। इसके बाद पुणे में तांडव शुरू होता है। निजाम का कहर टूट पड़ता है। गांव-गांव जला दिए जाते हैं, लोगों को डराया जाता है और कहा जाता है, पुणे अब मर चुका है। पुणे में बैलों की जगह गधे चलाए जाते हैं। त्योहार मनाना बंद कर दिया जाता है। लोग अपने पर्व नहीं मना सकते, और कोई ऐसा करता है तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। अब 19 फरवरी 1637 को जीजाबाई एक पुत्र को जन्म देती हैं, जिसका नाम शिवाजी शाहजी भोसले रखा जाता है। यहीं से शिवाजी का बचपन शुरू होता है। आज के समय में इस किरदार को रियाल देशमुख निभा रहे हैं, जो रितेश देशमुख के बेटे हैं। उधर निजाम शाही खत्म हो चुकी है। शाहजहां कहता है कि निजाम शाही के साथ साथ शाहजहां राजे भोसले को भी खत्म कर दो। अब नज़र बीजापुर पर जाती है, जहां मोहम्मद आदिल शाह सुल्तान है। उसका आदमी कहता है कि निजाम शाही पहले ही खत्म हो चुकी है, अब इस इलाके को अपने अधीन कर लेना चाहिए। इसके बाद दोनों ताकतों के बीच संदेशों का खेल शुरू होता है। शाहजहां से आदिल शाह से शाहजहां, और दाव लगाया जाता है शाहजी का। शाहजहां आदिल शाह को 5 लाख सोने की मोहरें देकर वह साम्राज्य अपने अधीन कर लेता है, और आदिल शाह के कहने पर शाहजी को कर्नाटक भेज दिया जाता है। पुणे भी उनसे छीन लिया जाता है। यहीं पर संभाजी भोसले और शिवाजी राजे का बचपन गुजरता है। दोनों बचपन से बहुत कुछ सीखते हैं, युद्ध, रणनीति, कौशल, राजनीति और सही समय पर दिमाग से काम लेना। यह सब उनकी माँ और उनके बड़े भाई उन्हें सिखाते हैं। फिर फरियाद खान वहाँ आता है, जो कि आदिल शाह के तहत काम करता है। वह पैगाम लेकर आता है कि अब यह जगह उन्हें खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि कर्नाटक पहले से ही आदिल शाह की सल्तनत में था। उन्हें फिर निजाम शाही और पुणे से निकाल कर यहाँ रहने के लिए दिया गया था, और अब उन्हें यहाँ से निकाला गया है। शाहजी कहते हैं, अब ये जागीर किसे दी गई है? जवाब मिलता है, अफजल। अफजल राजाओं के लिए फरमान भेजता है। इस पर एक राजा कहता है, हम राजा हैं, हम कमांडर से बात नहीं करेंगे, हम तख्त से बात करेंगे। इस पर बाद में वह राजा अफजल से माफ़ी भी मांगता है, लेकिन अफजल उसे जान से मार देता है, उसकी पूरी फैमिली के साथ। इसके बाद शाहजी कर्नाटक छोड़ देते हैं, फैसला करते हैं कि शंभू
हमारे साथ जाएंगे और जीजाबाई शिवाजी को पुणे ले जाएं। यह बात आदिल शाह को पता नहीं चलनी चाहिए कि वहाँ पर हमारा ही खून शिवाजी है। इस पर शंभू और शिवाजी बहुत उदास होते हैं। फिर शिवाजी पुणे लौट जाते हैं। फिर वहाँ पर 3 साल बीत जाते हैं। एक जमींदार एक लड़की के साथ गलत व्यवहार करता है और कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। जीजाबाई से भी वह कहता है कि तुम कौन होते हो मुझसे यह सब पूछने वाले। इस पर शिवाजी उनके दोनों हाथ काट देते हैं। वहाँ की गद्दी पर चंद्र राव यानी कृष्णाजी बाजी चंद्र राव को बिठाया जाता है और जावली को उनके हवाले किया जाता है। कर्नाटक में फरियाद खान हिंदू बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार करता है और उनका खतना करवाया जाता है। कट ऑफ ओवर स्किन। तब शंभूजी आकर उन्हें बचाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी सल्तनत में हर धर्म को अपनाने की इजाज़त है। फिर फरियाद खान और संभाजी राजे भोसले के बीच बहस होती है। इसके बाद फरियाद खान आदिल शाह के दरबार में आता है और सारी बात बताता है। यह सुनते ही आदिल शाह को हार्ट अटैक आता है और वह वहीं मर जाता है। मरने के बाद बड़ी बेगम के कहने पर उनका बेटा 2 सेकंड में ही सिंहासन पर ताज पहन लेता है। फिर अचानक आदिल शाह को होश आ जाता है और वह अपने खास सिपाहियों के लिए आदेश देता है कि जाओ उनके दोनों बेटों के लिए घसीट कर यहाँ लेकर आओ। इस पर राजा शिवाजी उनके सारे सैनिकों को मार देते हैं और उधर शंभू जी भी उनके सैनिकों को फरियाद खान को बहुत बुरी तरह मारते हैं। और इसके बाद फरियाद खान आदिल शाह के दरबार में जाकर सारी स्थिति बताता है। इसी बीच दरबार में अफजल खान आता है जो कि शाहजी राजे को बेड़ियों में जकड़कर अपने साथ बंदी बनाकर लाता है। शाहजी राजे को बीजापुर की जेल में डाल दिया जाता है। उधर शिवाजी और शंभूजी जावली के जंगलों में मिलते हैं। दोनों के बीच चर्चा होती है कि शाहजी को छुड़ाने के लिए क्या किया जाए। शंभूजी कहते हैं हम सीधे बीजापुर में हमला करेंगे और उन्हें छुड़ा लेंगे। लेकिन शिवाजी शांत रहते हैं और कहते हैं मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए। इसके बाद दोनों अपनी अपनी सल्तनत की ओर लौट जाते हैं। शंभूजी अपने सैनिकों से कहते हैं बीजापुर पर हमला करने की तैयारी करो। वहीं शिवाजी एक अलग रणनीति बनाते हैं और अपने सैनिकों से कहते हैं मुगल बादशाह शाहजहां को खत भेजो। इस पर शाहजहां कहता है अब बहुत हो चुका, आदिल शाह की शक्ति को खत्म करना होगा। वह आगे कहता है एक समय था जब आदिल शाह ने मुझे रोकने की कोशिश की थी और अब वक्त है कि हम शिवाजी के साथ मिलकर उसे खत्म करें। इसके बाद शाहजहां आदिल शाह के नाम एक खत भेजता है जिसमें लिखा होता है कि शाहजी राजे हमारे अपने समान हैं, अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसे मुगल सल्तनत पर हमला माना जाएगा और उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। इसी बीच दरबार में शंभूजी पहुंच जाते हैं। फिर आदिल शाह और शाहजहां के बीच वार्ता होती है और शर्त रखी जाती है। शर्त यह होती है कि शंभू अब आदिल शाह की सेना में रहेंगे और उन्हें अफजल खान के अधीन काम करना होगा। इन शर्तों को मानने के बाद आखिरकार शाहजी राजे को रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद अफजल खान और शंभूजी मिलकर कनकगिरी पर हमला करते हैं। अफजल खान कहता है तुम यहीं रुको, हम आगे बढ़कर दीवारें तोड़ते हैं और हमला करते हैं। लेकिन शंभूजी जवाब देते हैं मैं राजा का हुक्म मानता हूँ और अफसोस तुम राजा नहीं हो, तुम यहीं रुको, हमला हम करेंगे। यह सुनकर अफजल खान के अंदर गुस्सा भर जाता है। जब युद्ध शुरू होता है तो अफजल खान धोखे से तोप का मुंह शंभूजी की तरफ मोड़ देता है। गोला सीधे शंभूजी को लगता है और शंभूजी वहां शहीद हो जाते हैं। दिस इज 1648। जब यह खबर शिवाजी तक पहुंचती है तो वे टूट जाते हैं। जीजाबाई और उनकी पत्नी साईबाई भी गहरे दुख में डूब जाती हैं। इसी बीच जावली में एक जमींदार एक लड़की के साथ गलत व्यवहार करता है और बचने के लिए वह चंद्र राव के पास जाकर शरण ले लेता है। चंद्र राव जिसे कभी शिवाजी ने ही गद्दी पर बैठाया था, अब आदिल शाह की खिदमत कर रहा है और वह शिवाजी के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। इसके बाद शिवाजी वहां पहुंचते हैं और उनके पास कम सैनिक थे, लेकिन फिर भी भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में शिवाजी के कई सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन अंत में शिवाजी उस जमींदार का सर कलम कर देते हैं और चंद्र राव को भी मार देते हैं और वहां खुद को राजा घोषित कर देते हैं।
जब यह खबर आदिल शाह तक पहुंचती है तो उसे फिर से दिल का दौरा पड़ता है और इस बार वह सच में मर जाता है। इसके बाद उसकी बड़ी बेगम के कहने पर उसका बेटा अली आदिल शाह गद्दी पर बैठता है। उधर मुगल सल्तनत में भी बड़ा बदलाव होता है। औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लेता है और खुद तख्त पर बैठ जाता है। अब दरबार में बड़ी बेगम यानी खादिया सुल्तान आती हैं। वे सबके सामने चूड़ियां रखती हैं और कहती हैं, जो तलवार उठाने से डरता है वह चूड़ियां पहन ले। तब अफजल खान आगे बढ़ता है और कहता है, आप बताइए शिवाजी को किस हालत में देखना चाहती हैं, उनके पिता की तरह कैद या उनके भाई की तरह मौत। इसके बाद अफजल खान शिवाजी को पकड़ने से पहले पीर बाबा के पास जाता है। वहां उसका हाथी मर जाता है। उसकी बड़ी बीवी भी उसके साथ आई थी। अफजल खान वहां पीर बाबा से एक ही बात कई बार पूछता है, क्या हम ये युद्ध जीतेंगे? इस पर पीर बाबा कोई जवाब नहीं देते। ये सब बातें उसकी बीवी भी सुन रही होती है। फिर उसकी बड़ी बीवी उसके राज्य में जाने से पहले उसकी सारी बेगम उसे देखने आती हैं। वह पूछता है तो छोटी बेगम डरते हुए बताती है कि बड़ी बेगम ने कहा था कि वे एक बार आपको देखना चाहते हैं। बड़ी बेगम ने कहा था कि आपकी सारी बेगम आपको एक बार देखना चाहती हैं। इस पर अफजल अपनी बीवियों में एक बड़ा पत्थर बांधकर उन्हें नदी में फेंक देता है और वहां पर सारी बेगमें उसकी मर जाती हैं। दिस इज रियलिटी। अब अफजल खान शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए राजगढ़ की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वह हर गांव को तबाह करता जाता है, मंदिर तोड़ता है, निर्दोष लोगों को मारता जाता है और किसी को नहीं छोड़ता। आधे रास्ते भी नहीं पहुंचाता कि शिवाजी को इसकी खबर मिल जाती है। शिवाजी तुरंत राजगढ़ छोड़ देते हैं और अपनी पत्नी साई वाई से विदाई लेकर जामली के जंगलों में बने प्रतापगढ़ किले की ओर निकल जाते हैं। अफजल खान आगे बढ़ता रहता है। तभी उसके रास्ते में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। उसे दक्खन के वाई इलाके में ही अपना डेरा डालना पड़ता है। अफजल खान सभी राजाओं को फरमान भेजता है और कहता है, मेरे साथ आ जाओ, जो नहीं आएगा उसे बगावत माना जाएगा और बगावत की सजा जमीन और जान दोनों से चुकानी पड़ेगी। काफी समय बीत चुका था। बीजापुर से बड़ी बेगम का यह तीसरा खत है जिसमें वह अफजल खान को चूड़ियां भेजती हैं और पूछती हैं, अब तक कोई खबर क्यों नहीं, क्या तुम डर गए हो? अब अफजल खान को खबर मिलती है कि शिवाजी प्रतापगढ़ में हैं, लेकिन बारिश बहुत तेज है और रास्ता घने जंगलों से होकर जाता है। तब अफजल खान कृष्णा जी को भेजता है जो प्रतापगढ़ जाकर पंत गोपाल नाथ जी से मिलते हैं। कृष्णा जी वापस आकर बताते हैं कि उसे 3 दिन तक दरबार में रोका गया था। उसने कई बार मिलने के लिए बोला, लेकिन उसे तीसरे दिन शिवाजी से मिलने दिया गया। जब शिवाजी से मुलाकात हुई तो वह बहुत बुरी हालत में थे, कांप रहे थे। यह सुनकर अफजल खान समझता है कि शिवाजी कमजोर पड़ चुके हैं। इसके बाद पंत गोपालनाथ जी को भेजा जाता है अफजल के पास। वे अफजल खान की तारीफ करते हैं और उसे और भी घमंड में डाल देते हैं। इस तरह संदेश का खेल चलता रहता है। 1 महीना बीत जाता है, बारिश रुकती नहीं है। अफजल खान कृष्णा जी को शिवाजी के पास भेजता है और शिवाजी पंत जी को अफजल खान के पास कि तुम आओ मिलने के लिए, और अफजल खान कहता है, नहीं, तुम आओ हमसे मिलने के लिए। 1 महीना बीत जाता है, बारिश रुक नहीं रही थी। यही सिलसिला बार बार चलता रहता है। दूसरा महीना बीत जाता है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उधर शाहजी राजे भी पूछते हैं अपने सिपाहियों से कि शिवाजी ने क्या जवाब दिया है। फिर तीसरा महीना बीत जाता है। तभी बीजापुर से बड़ी बेगम का खत आता है जो अफजल के गुस्से को और भी भड़का देता है। आखिरकार अफजल खान मुलाकात के लिए तैयार हो जाता है। फिर अफजल खान, कृष्णा जी और पंत गोपालनाथ के बीच शर्तें तय होती हैं। अब शर्तों के मुताबिक मिलने के लिए अफजल और शिवाजी दोनों तैयार हो जाते हैं। अफजल पूरी तैयारी कर लेता है शिवाजी को मारने के लिए, लेकिन उधर शिवाजी भी अपनी तैयारी करके आए हुए थे। उधर अफजल ने भी
अपने खास योद्धाओं के लिए तैयार कर लिया था। दोनों के बीच तय होता है कि तंबू में सिर्फ अफजल और शिवाजी रहेंगे, वह भी बिना हथियार के। तंबू से थोड़ी दूर पर दोनों तरफ के 10-10 सैनिक तैनात रहेंगे। शिवाजी आते हैं, अफजल से मिलने के लिए तंबू में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद में तंबू में आने के बाद शिवाजी अपने हथियार पंत को दे देते हैं और पंत फिर वहां से बाहर निकल आते हैं। इसी बीच उन 10 आदमियों में एक और शख्स शामिल होता है। तंबू के अंदर अफजल खान और शिवाजी में बातचीत होती है। अफजल खान कहता है, हमारे जहन में तो तुम हो शिवाजी, तुम्हारे जहन में क्या है? शिवाजी जवाब देते हैं, स्वराज्य। इसके बाद अफजल खान शिवाजी को गले लगाने के लिए बुलाता है। एक बार, 2 बार, तीसरी बार वह शिवाजी को पकड़ लेता है और अपनी कटार से उनकी पीठ में घोंप देता है। लेकिन शिवाजी को अपने पूर्वजों की बात याद रहती है कि पीठ में खंजर भोंकना मुगलों की हमेशा से आदत रही है। फिर शिवाजी अपना खंजर निकालकर अफजल के पेट में घुसा देते हैं। एक बार, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार, और फिर अपने हाथ के वागनक से उनका पेट चीर देते हैं। अफजल बहुत तेज चीखता है। चीख सुनते ही बाहर वाले सैनिकों को पता चल जाता है। शिवाजी के सैनिक शंख बजाकर अपने लोगों को आगाह कर देते हैं कि हमला शुरू कर दिया जाए। अफजल के सिपाही भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आसमान से तीर बरसते हैं, तोपें गरजती हैं। अफजल के सैनिक बुरी तरह मारे जाते हैं। जब शिवाजी बाहर आए हुए थे तो अफजल का सबसे खास और ताकतवर साथी पीछे से शिवाजी पर हमला करता है। तभी सलमान खान, जो कि जीवा महाला, वहां आता है और शिवाजी को बचा लेता है। वहां काफी लड़ाई होती है। शिवाजी को बाहर निकाल लिया जाता है और युद्ध जीत लिया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको इस न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन में। जय हिंद, जय भारत।